घर के आंगन में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। वेद अपनी दादी के पास बैठा अपनी मम्मी की बहादुरी के किस्से सुन रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार उत्साह से कह रहा था, दादी, हमारी मम्मा किसी से नहीं डरती। अगर सामने 10 गुंडे भी आ जाए ना, तो मेरी मम्मा ऐसे ढिशुम ढिशुम करके सबको भगा देती है। यह सुनकर दादी मुस्कुरा दी और बोली, हाँ बेटा, तेरी मम्मा सच में बहुत बहादुर है। वेद तुरंत उछल पड़ा और बोला, मेरी मम्मा तो सुपर हीरो है। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सही कहा तूने, लेकिन तू भी किसी से कम नहीं है। इतने में दादी ने उसके हाथ में चने देते हुए कहा, अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बना, पहले ये चने खा ले। घर में हंसी मजाक का माहौल था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल सकता है। उसी समय दूसरी तरफ एक गंभीर मीटिंग चल रही थी। एक अधिकारी फोन पर कह रहा था, संध्या, मुझे एक बहुत बड़े मिशन के लिए ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जिसमें सिर्फ तेज दिमाग ही नहीं, बल्कि अपने देश के लिए जान तक देने का जज्बा हो। और इन सभी गुणों पर अगर कोई खरा उतरता है तो वो सिर्फ एक नाम है, संध्या राठी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल संध्या की आवाज आई, जो शांत थी मगर अंदर से बहुत कुछ छुपा रही थी। सर, मैं इस मिशन के लिए सही नहीं हूं। मेरी एक किडनी है। मैं शारीरिक रूप से इतनी मजबूत नहीं हूं। मैं अपनी कमजोरी की वजह से देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकती। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन साथ ही एक दर्द भी था। वह जानती थी कि अगर उसने हां कहा तो शायद उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उधर वेद अपने पापा से फोन पर बात कर रहा था। उसकी मासूम आवाज में उत्साह छलक रहा था। पापा, आपने इतनी देर से फोन क्यों किया? आप कैसे हो? आपका कैंप कैसा है? दूसरी तरफ से सूरज राठी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहां सब ठीक है। बस अभी किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं हुई। तू तो जानता है ना, तेरे पापा जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करते। वेद तुरंत बोला, कोई बात नहीं पापा, जब आप वापस आओगे ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि दोस्त कैसे बनाते हैं। सूरज हंस पड़े। बेटे की बातें सुनकर उनके चेहरे पर सुकून आ गया। घर में दादी भी फोन पर बात कर रही थीं। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, ऐसे ही टाइम टाइम पर फोन करते रहना, दिल को सुकून मिलता है। सूरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बाबा सा, मैं रोज फोन करूंगा। बस यहां जो काम करने आया हूं उसे पूरा करके ही लौटूंगा। दादी ने फिर चिंता से पूछा, वहां खाने पीने की व्यवस्था ठीक है ना? सूरज ने हंसकर कहा, अरे बाबा सा, बहुत बड़े बड़े हॉल हैं यहाँ। एक हॉल में 7-7 लोग रहते हैं। खुला मैदान है, ताजी हवा है, सब अच्छा है। लेकिन उसी कैंप के अंदर माहौल कुछ और ही था। कुछ लोग नए खिलाड़ियों को घूर रहे थे। कोई मजाक उड़ा रहा था तो कोई अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था। सूरज चुपचाप सबको देख रहे थे। उनके हाथ में अपने बेटे वेद की फोटो थी। किसी ने पूछा, ये फोटो में आपका बेटा है? सूरज के चेहरे पर गर्व आ गया। हैं, ये मेरा शेर है। इसका नाम वेद है। उन्होंने धीरे धीरे अपने परिवार की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये मेरी मां है और ये मेरी पत्नी संध्या। पास खड़े लोगों ने मुस्कुराकर कहा, आपका परिवार बहुत अच्छा है। लेकिन तभी कुछ लोगों के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उनमें से एक बोला, शादी को कितने साल हो गए? सूरज ने जवाब दिया, लगभग 12 साल। वह आदमी हंसते हुए बोला, मतलब आप तो हम सबसे बड़े निकले। इस उम्र में कबड्डी खेलना आसान नहीं होता। शायद आपकी जगह किसी जवान खिलाड़ी को मिलनी चाहिए थी। यह सुनकर आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे।
लेकिन सूरज चुप रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें किसी की बात से फर्क ही नहीं पड़ता। उधर घर में वेद अपनी मम्मी से जिद कर रहा था। मम्मा, मुझे राजा रानी की कहानी नहीं सुननी। मुझे आपकी बहादुरी वाली कहानी सुनाओ, ढिशुम ढिशुम वाली। संध्या हल्के से मुस्कुराई और बोली, अरे, मैंने ऐसी कोई बहादुरी नहीं की। लेकिन तभी दादी बीच में बोल पड़ी। उन्होंने अलमारी से एक तमगा निकालकर बच्चों को दिखाया और कहा, तुम्हें पता है ये मेडल संध्या को कब मिला था? बच्चे उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगे। दादी ने गर्व से बताया, जब एक आग लगी थी और छोटे छोटे बच्चों की जान खतरे में थी, तब संध्या ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन सबको बचा लिया था। बच्चों की आंखें चमक उठीं। वेद गर्व से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मेरी मम्मा सुपर हीरो है। दादी ने फिर दूसरा मेडल दिखाते हुए कहा, और ये तब मिला जब उसने आतंकवादियों से भरे एक हवाई जहाज को बचाया था। बच्चे हैरान रह गए। वेद ने अपनी मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मम्मा, आप कभी हार नहीं सकती, आप हमेशा जीतती हो। संध्या मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में कहीं गहराई में एक डर भी था, क्योंकि उसे पता था बहुत जल्द एक ऐसा मिशन आने वाला है जो उसकी बहादुरी की असली परीक्षा लेने वाला है। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल अलग था। सूरज की हल्की किरणें आंगन में पड़े पौधों पर चमक रही थीं। संध्या बच्चों को तैयार कर रही थी, क्योंकि आज उसने तय किया था कि वह बच्चों को लेकर प्लॉट पर जाएगी और वहां पौधे लगाएगी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में कहीं गहरी सोच चल रही थी। रात को जो मिशन का फोन आया था, उसकी बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वह जानती थी कि अगर उसने यह मिशन स्वीकार किया तो उसकी जिंदगी फिर से उसी खतरनाक रास्ते पर चली जाएगी जहां हर कदम पर मौत का साया होता है। उधर वेद अभी भी अपनी मम्मी के पीछे पीछे घूम रहा था। वह बार बार जिद कर रहा था, मम्मा, आज हम बहुत सारे पौधे लगाएंगे ना, और जब पापा वापस आएंगे तो उन्हें पूरा बगीचा दिखाएंगे। संध्या ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल। जब तक तुम्हारे पापा लौटेंगे ना, तब तक यहां एक छोटा सा जंगल बन जाएगा। वेद खुशी से उछल पड़ा। उसे अपनी मम्मी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसी समय कहीं दूर एक दूसरी दुनिया भी चल रही थी। सूरज जिस ट्रेनिंग कैंप में था, वहां माहौल काफी सख्त था। चारों तरफ खिलाड़ी अपने अपने अभ्यास में लगे हुए थे। कोई दौड़ लगा रहा था, कोई ताकत की ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी नजरें बार बार सूरज पर जा रही थीं। उनमें से एक आदमी धीमे से बोला, ये आदमी थोड़ा अलग लगता है, उम्र भी ज्यादा है और फिर भी इतना शांत रहता है। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, शायद इसे लगता है कि ये अभी भी जवान खिलाड़ियों से मुकाबला कर सकता है। सूरज उन सब की बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने जूते बांधकर मैदान की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे किसी की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, अपने परिवार का सपना और अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा। इसी बीच कैंप की मैडम, जो पूरी ट्रेनिंग की इंचार्ज थीं, अचानक वहां आ गईं। उन्होंने आते ही कहा, मैं यहां मौजूद सभी 40 खिलाड़ियों से मिलना चाहती हूं। अभी के अभी सबको इकट्ठा किया जाए। उनकी आवाज में सख्ती भी थी और एक रहस्यमयी गंभीरता भी। वहां खड़े अधिकारी बलवंत ने हैरानी से पूछा, मैडम, अचानक ऐसा क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? मैडम ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, बहुत खास बात है और मुझे खुद सबको देखना है। कुछ ही देर में सारे खिलाड़ी मैदान में लाइन बनाकर खड़े हो गए। मैडम धीरे धीरे एक एक खिलाड़ी को ध्यान से देख रही थीं, जैसे वह सिर्फ उनका चेहरा नहीं
बल्कि उनका हौसला और इरादा भी पड़ रही हों। अचानक उनकी नजर सूरज पर आकर रुक गई। उन्होंने कुछ सेकंड तक उसे गौर से देखा, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गईं। लेकिन पीछे खड़े कुछ लोग फिर फुसफुसाने लगे, यही है वो आदमी, सूरज राठी, उम्र 34 साल। अब इस उम्र में खिलाड़ी क्या खाक खेल पाएगा? एक आदमी व्यंग्य से हंसते हुए बोला, अगर टीम को जीतना है तो जवान खिलाड़ियों की जरूरत होती है, बूढ़ों की नहीं। उनकी बातें सुनकर कुछ लोग फिर हंस पड़े। सूरज ने धीरे से अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन फिर भी शांत रहा। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उधर घर में संध्या बच्चों के साथ प्लॉट पर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ खाली जमीन थी और हल्की हवा चल रही थी। बच्चों के हाथों में छोटे छोटे पौधे थे। वे सब बहुत उत्साह से मिट्टी खोद रहे थे। संध्या उन्हें देखकर खुश हो रही थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे एक ऐसी दुनिया में बड़े हों जहां डर और अपराध का नाम भी ना हो। तभी वेद ने मिट्टी में पौधा लगाते हुए कहा, मम्मा, जब ये पौधा बड़ा होगा ना, तब तक मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। संध्या मुस्कुरा दी और बोली, हाँ बेटा, और जब ये पेड़ बनेगा ना, तब इसकी छाया में बहुत लोग आराम करेंगे। लेकिन उसी पल उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था, वही अधिकारी जिसने उसे मिशन के लिए बुलाया था। संध्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से गंभीर आवाज आई, संध्या, हमने तुम्हारे बारे में फिर से सोचा है। इस मिशन के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। देश के लिए यह बहुत जरूरी है। कुछ सेकंड तक संध्या कुछ नहीं बोली। उसकी नजर सामने खेलते बच्चों पर टिक गई। वेद मिट्टी से सना हुआ उसके पास आकर बोला, मम्मा, देखो, मैंने सबसे अच्छा पौधा लगाया। संध्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने फोन पर धीमी आवाज में कहा, सर, अगर यह मिशन इतना जरूरी है तो मैं तैयार हूं। दूसरी तरफ से आवाज आई, हमें पता था तुम मना नहीं करोगी। फोन कट गया। संध्या कुछ पल वहीं खड़ी रही। हवा अचानक थोड़ी भारी लगने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह फैसला सिर्फ एक मिशन का नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ बन सकता है। उसे अभी नहीं पता था कि जिस मिशन के लिए उसने हां कहा है, उस मिशन का रिश्ता जल्द ही उसके अपने परिवार से भी जुड़ने वाला है। और जब वह सच सामने आएगा, तो शायद सब कुछ बदल जाएगा।